अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज चैप्टर 6 टिश्यू। सेल में आपने देखा था, द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अ सिंगल सेल कैन परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शंस. Most of the unicellular organisms have single cell, and that cell perform various basic function for the life of that organism. But in multicellular organisms, all cells are specified to perform a particular function, and those groups of cells that perform particular function are known as tissue. That's why a conclusion is make here that what is the definition of tissue. Tissue is a group of cells that is similar in structure and function and are capable of doing particular function in a body. अब बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है, डू ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव सेम टाइप ऑफ टिश्यू? देन आंसर इज नो. क्या कारण है कि सब में प्लांट्स और एनिमल्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होता है? तो कुछ बेसिक डिफरेंसेस हमें यहाँ देखने को मिले हैं कंक्लूजन के दौरान. बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स में टिश्यूज को अलग अलग बनाते हैं? ठीक है, पहली बात, जो प्लांट्स हैं दे आर फिक्स्ड, स्टेशनरी, नॉन मूवेबल, ये मूव नहीं करते. और एनिमल्स फिक्स नहीं है, दे आर मूवेबल एंड दे मूव इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, मैटिंग एक्सेट्रा. ओके, तो अब एनिमल्स को मूव करना है तो एनिमल्स रिक्वायर मोर एनर्जी. एनिमल्स को एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है. और हमें पता है सेल्स में सेलुलर रेस्पिरेशन के द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है. एनर्जी कब प्रोड्यूस होगी? जब सेल्स कैसे होंगे? लिविंग होंगे. तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सेल्स आर लिविंग नेचर. ठीक है, बट प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स सीडेंट्री है, नॉन मूवेबल है. तो वहाँ पे जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स ऑफ सेल्स हैं दैट आर नॉन लिविंग, और वी कैन से दैट आर डेड हैं. पर वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट. and strength to plants. ओके, तो इस दोनों बेसिस में हम देखें तो प्लांट्स और एनिमल्स के जो सेल्स हैं या टिश्यूज हैं वो डिफरेंट हैं. एनिमल्स में लिविंग सेल्स ज़्यादातर पाए जाते हैं, प्लांट्स में लिविंग और डेड दोनों पाए जाते हैं. दूसरी बात अगर हम देखें तो जो प्लांट्स होते हैं उनमें एक पर्टिकुलर रीजन में ग्रोथ देखने को मिलती है. पर्टिकुलर रीजन में दे शो ग्रोथ इन पर्टिकुलर रीजन. ठीक है, बट इन एनिमल्स ग्रोथ आर ओवरऑल. ठीक है, ग्रोथ जो है सभी जगह होती है. अब पर्टिकुलर रीजन में ग्रोथ होने के कारण यहाँ के जो टिश्यूज हैं जो कि अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं, टिश्यू दैट हैव कैपेसिटी टू डिवाइड आर लोकलाइज्ड टू पर्टिकुलर एरिया. किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ये लोकलाइज्ड होते हैं. बाकी के जो टिश्यूज होते हैं वो डेड नेचर के होते हैं जो कि सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं. बट इन एनिमल्स ऑल सेल्स आर लिविंग एंड कैपेबल टू डिवाइड.
they have the capacity to divide. That's why the animals show overall growth. अब यहाँ पर एक बात निकल के आ रही है, डिवीजन, कैपेसिटी टू डिवाइड. तो अगर हम प्लांट सेल्स की बात करते हैं, या हम सबसे पहले देखते हैं कि प्लांट्स में किस टाइप के टिश्यू होते हैं. तो प्लांट्स टिश्यू को अगर हम स्टार्ट करें और इसको हम पढ़ें ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी टू डिवाइड रेगुलरली. ठीक है, तो यहाँ पे प्लांट टिश्यू दो तरह के निकल के आते हैं. ऐसे टिश्यू जो रेगुलरली डिवाइड होते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं मेरिस्टेम और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. दूसरे ऐसे टिश्यू होते हैं जो रेगुलर डिवीजन शो नहीं करते, दे स्टॉप डिवाइडिंग फर्दर. तो ऐसे टिश्यू जो डिवीजन स्टॉप कर चुके हैं उन्हें कहते हैं परमानेंट टिश्यू. तो एक मोटी डेफिनेशन यहाँ पे निकल के आ रही है मेरिस्टेम टिश्यू की और परमानेंट टिश्यू की. मेरिस्टेम टिश्यू आर दोज ग्रुप ऑफ सेल्स that are capable to divide regularly, and permanent tissue, they lost the power of division. अब हम शुरुआत करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से. क्या होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? जैसे कि अभी हमने बात करी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो लगातार डिवाइडिंग नेचर के होते हैं. और उससे पहले हमने पढ़ा था कि प्लांट्स में जो ग्रोथ देखने को मिली है, प्लांट्स शोज ग्रोथ इन पर्टिकुलर रीजन. एक पर्टिकुलर रीजन में ही ये ग्रोथ शो करते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ रीजन ये तीन तरह के हो जाते हैं. तीन तरह के कौन कौन से होंगे? एपिकल मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर रीजन, एपिकल मेरिस्टेम. दूसरा होगा लैटरल मेरिस्टेम, इसे आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कह सकते हैं मेरिस्टेम को. और थर्ड वन इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम. ओके, अब ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनका फंक्शन कैसा है, इससे पहले हम देखते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कैसे होते हैं और किस नेचर के होते हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो सिंपल नेचर के होते हैं. ठीक है, इनका जो साइटोप्लाज्म होता है ये डेंस होता है. दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म. इनकी जो सेल वॉल होती है ये थिक नहीं होती है, ये थिन होती है. थिन सेल वॉल मेड अप ऑफ cellulose. They have prominent nuclei in them. एक prominent nucleus होता है और इनके अंदर वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता. They do not contain any vacuole. ओके, तो ये तो कुछ कैरेक्टर हैं जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिफाइन करते हैं. अब बात उठती है इनके टाइप्स की. जो फर्स्ट टाइप हमने पढ़ा था उसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं ताकि आपको बहुत ईजिली इसको समझ में आ जाए. ये हमारे पास एक डेवलपिंग स्टेम है जिसका डायग्राम मैं आपको शो कर रही हूँ. आपने देखा होगा एक स्टेम को कभी हाथ में लिया हो किसी भी स्टेम को, तो उनमें कुछ स्वैलन पार्ट्स होते हैं.
बीच बीच में आपको इस तरह के स्वेलन पार्ट्स नज़र आएंगे। ये जो स्वेलन पार्ट होते हैं छोटे रीजन में यहाँ पे फूड स्टोर होता है, जिसके कारण ये हार्ड हो जाते हैं, और इन स्वेलन पार्ट्स को हम कहते हैं नोड। और नोड के दो नोड के बीच का जो स्पेस होता है इसको हम कहते हैं इंटर नोड। यही वो पार्ट होता है जहाँ से कोई न्यू बर्ड, न्यू ब्रांच या न्यू लीफ ओरिजिनेट होती है। ठीक है, तो ये आपको एक नई ब्रांच या लीफलेट का पेट्योल यहाँ पे ओरिजिनेट करके दिखाया गया है। ये एक डेवलपिंग स्टेम है। इसका जो ऊपर वाला टिप वाला हिस्सा है, ये जो टिप है, इस टिप पे जो मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम, जो कि ऊपर की तरफ स्टेम की जो लेंथ है वो इंक्रीज करने में हेल्प करता है। ये जो यंग डेवलपिंग पेट्योल है, लीव्स की समझ लो चाहे बर्ड समझ लो, जो भी है, इसके बेस पे, ठीक है, यहाँ पर इंटरनोड की जो बेस होती है, ये जो मान लीजिए दो नोड है, एक ये नोड यहाँ पर है, एक नोड यहाँ पे है, या एक नोड यहाँ पे, तो इसका जो बेस होता है, इनके बेस पे जो टिश्यू प्रेजेंट होता है, बेस ऑफ इंटरनोड, इस पे जो मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ओके, ये बेस पर प्रेजेंट होता है। ये आपके यंग डेवलपिंग पेट्योल की बेस पे भी प्रेजेंट मिलेगा ऑन द आइदर साइड, दोनों साइड पे। ठीक, ये तो हो गया इंटरकैलरी। अब मान लीजिए, देखिए यहाँ पर स्टेम इंक्रीज कर रही है लेंथ में, साथ ही साथ अपनी विड्थ में भी इंक्रीज कर रही है। तो ये जो विड्थ है, ये जो थिकनेस है, इसको इंक्रीज कराने में जिस टिश्यू का रोल है वो इसके लेटरल पार्ट पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, साइड वाइज पार्ट पे प्रेजेंट होता है, और साइड में प्रेजेंट होने के कारण इसको हम नाम देते हैं लेटरल मेरिस्टेम। ये किस नाम से जाना जाता है? लेटरल मेरिस्टेम। तो लेटरल मेरिस्टेम क्या कर रहा है? ये विड्थ को इंक्रीज कर रहा है, और विड्थ के लिए एक वर्ड यहाँ यूज किया गया है, गर्थ। ठीक है, गर्थ मतलब विड्थ ऑफ द स्टेम। तो विड्थ को या थिकनेस को इंक्रीज करने के लिए कौन सा मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल है? लेटरल। ठीक है, इंटरनोडल स्पेस में जो लेंथ इंक्रीज हो रही है स्टेम की, वो इंक्रीज करवा रहा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और अपर पार्ट में जो लेंथ इंक्रीज हो रही है, ये हो रही है ड्यू टू एपिकल मेरिस्टेम। इतना समझ में आ गया? यही इनकी पोजीशन है। एपिकल जो है वो टिप पे प्रेजेंट होता है, एपिकल प्रेजेंट एट द टिप ऑफ स्टेम और रूट, और इसका फंक्शन क्या है? इंक्रीज लेंथ ऑफ स्टेम और रूट। ओके, इंटरकैलरी कहाँ प्रेजेंट होता है? इंटरकैलरी प्रेजेंट होता है एट द बेस ऑफ इंटरनोड और बोथ साइड ऑफ डेवलपिंग शूट, और आई कैन से डेवलपिंग बर्ड ऑफ बर्ड और न्यू ब्रांच। ठीक है, बर्ड लिख लेते हैं, डेवलपिंग बर्ड। ठीक, एट द बेस ऑफ इंटरनोड और बोथ साइड ऑफ डेवलपिंग बर्ड। इसका मेन काम फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन भी होता है इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ स्टेम, बट इन द इंटरनोडल रीजन। इट ऑल्सो हेल्प इन इंक्रीज ऑफ लेंथ ऑफ स्टेम। यहाँ पे रूट का पोर्शन नहीं ले रहे हैं क्योंकि इंटरकैलरी रूट में प्रेजेंट नहीं होगा, ये शूट के इंटरनोड्स के बीच में प्रेजेंट होगा। फिर हम बात करते हैं लास्ट लेटरल की। लेटरल प्रेजेंट होता है बोथ साइड ऑफ स्टेम
इसीलिए इसको कैम्बियम के नाम से भी जाना जाता है। कैम्बियम एक रिंग होती है, अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें किसी भी स्टेम का तो ये जो एक विड्थ वाइज ये इंक्रीज होती है इस तरह से, तो ये कैम्बियम होती है जो कि इसको विड्थ वाइज इंक्रीज करती है, दैट इज द लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, इसका काम होता है ये गर्थ इंक्रीज करती है, गर्थ ऑफ स्टेम इंक्रीजेस, गर्थ ऑफ स्टेम। गर्थ नहीं समझ में आता है, इसको हम विड्थ भी लिख सकते हैं, विड्थ और थिकनेस। नेक्स्ट जो टिश्यू हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू। जैसे कि आपको पहले बताया था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर कैपेबल टू डिवाइड कंटिन्यूसली, बट परमानेंट टिश्यू दे लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड। अब मान लीजिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड कर रहा है एक पर्टिकुलर लेंथ तक, वो स्टेम और रूट्स को ले गया, मान लीजिए इसने अपना फंक्शन कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स का क्या होगा? जब ये अपना डिवीज़न ख़त्म कर लेते हैं, ये अपना फंक्शंस कंप्लीट कर लेते हैं, तो उस समय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आने लग जाते हैं, अपने शेप और साइज़ को वो चेंज करने लग जाता है, जिसके कारण वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ परमानेंट टिश्यू ऑलरेडी चेंज प्रेजेंट होते हैं, वो मेरिस्टेमेटिक ऑरिजिन के नहीं होते हैं, जो कि सिर्फ एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए होते हैं। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू ये अपनी कैपेसिटी लूज कर देते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन तरह के होते हैं। अगेन दे आर पैरेन्काइमेटस, सिंपल परमानेंट टिश्यू, another one is collenchymatous, simple permanent tissue, and third one is sclerenchymatous, simple permanent tissue। कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करें, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, तो ये दो तरह के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, और कंबाइंड फॉर्म में जाइलम और फ्लोएम को हम वेस्कुलर बंडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आपने देखा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एक रेगुलर डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है, पर परमानेंट टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो रेगुलर एबिलिटी अपना लॉस्ट कर देते हैं, वो कंटिन्यूसली डिवाइड नहीं कर पाते, दे आर अनेबल टू डिवाइड कंटिन्यूसली। After that, they transform their shape, size to perform different types of functions. They transform their shape and they transform their size only to change their function ability. This process is known as differentiation. How many types of permanent tissues are there? There are two types of permanent tissue, simple permanent tissue and complex permanent tissue. अगर हम दोनों का डिफरेंस देखें तो बेसिक डिफरेंस क्या आ रहा है वो हम बताते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यूज में ऑल सेल्स आर ऑफ सिमिलर टाइप, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ टिश्यू में ऑल सेल्स आर ऑफ पर्टिकुलर टाइप, बट इन कॉम्प्लेक्स टिश्यू, इन अ सिंगल टिश्यू, in a type of single tissue, cells are of different types. This is the basic difference between these two. Again, we start by doing the first simple permanent tissue. Simple permanent tissue again categorized into three parts: parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. It is also known as parenchymatous simple permanent tissue, collenchymatous permanent tissue, and sclerenchymatous simple permanent tissue. पैरेन्काइमेटस जो होते हैं उनमें स्लाइट वेरिएशंस देखे जाते हैं, जिसमें ये दो डिफरेंट मॉडिफाइड रूप में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉलेनकाइमा एंड एरेनकाइमा। नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग सिंपल परमानेंट टिश्यू।
with their differences. We are some diagrams are given to you to show the basic difference between them. First of all, we studied about the parenchyma. The cell wall of parenchyma is very thin and made up of cellulose. They are unspecialized cell, only used for the packing purpose. Okay, we have studied parenchyma cell. That is simple cell, the unspecialized cell made up of cellulose cell wall. Again, अगर हम सेल वॉल की बात करें तो कॉलनकाइमा सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से ही बनी होती है, पर इनके कॉर्नर्स पे स्लाइट थिकनिंग देखने को मिली है. थोड़ा थोड़ा इनमें थिकनिंग होती है इनके कॉर्नर्स पे, और ये जो थिकनिंग होती है ये होती है लिग्निन की. फिर हम स्क्लेरेनकाइमा की बात करें तो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल, द सेल वॉल इज थिक ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, सो दैट देयर जो मिडिल पोर्शन इज नैरो एंड लॉन्ग. सेल नेचर परमानेंट, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है जिसमें पैरेन्काइमा की बात कर रहे हैं तो सेल नेचर उसमें सारे सेल लिविंग नेचर के होते हैं. कॉलनकाइमा ऑल्सो हैव लिविंग नेचर ऑफ सेल्स, बट स्क्लेरेनकाइमा हैव डेड नेचर ऑफ सेल्स. द सेल इज डेड, दे आर नॉट लिविंग. इंटरसेल्युलर स्पेस होता है 2-3 सेल्स के बीच में पाया जाने वाला स्पेस. तो पैरेन्काइमा में स्पेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, कॉलनकाइमा में लिटिल है, बहुत कम पोर्शन में देखने को मिलता है, और स्क्लेरेनकाइमा में ये लगभग एब्सेंट होता है. कहाँ कहाँ पाया जाता है पैरेन्काइमा प्लांट में? ऑलमोस्ट इन एवरी पार्ट बिलो द एपिडर्मिस. कॉलनकाइमा कहाँ पाया जाता है? दे आर फाउंड रिलेटिवली नियर द बिलो द एपिडर्मिस ऑफ लीफ स्टॉक्स. लीफ की जो नीचे डंडी होती है उनके आसपास ये पाया जाता है ताकि बेंडिंग में ये हेल्प कर सके. स्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है स्टेम्स की हार्डनिंग, स्टेम्स में, क्योंकि ये हार्ड कवर प्रोवाइड करता है. इसके अलावा ये सीड्स के हार्ड कवर में पाया जाता है, नट्स में, कोकोनट्स में, इनमें पाया जाता है. फिर हम बात करें इनके फंक्शंस की, तो पैरेन्काइमा लूजली पैक्ड सेल्स से बना हुआ है, इसलिए पैकेजिंग टिश्यू की तरह बिहेव करता है बिलो द एपिडर्मिस. ये फूड और पिगमेंट्स का स्टोरेज करता है. अगर इसमें स्लाइट मॉडिफिकेशन देखा जाए तो कुछ सेल्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होने के कारण ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है. उस समय हम इसे क्लोरेनकाइमा के नाम से जानते हैं. एक्वेटिक एनिमल्स में इनमें लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण ये हल्के हो जाते हैं और बायोएनसी प्रोवाइड करते हैं. बायोएनसी एक अपवर्ड फोर्स होता है जिसके कारण ये एक्वेटिक प्लांट्स पानी में फ्लोट कर सकते हैं. स्टेम्स और रूट में अगर ये पैरेन्काइमा प्रेजेंट है तो ये फूड, न्यूट्रिएंट्स और वाटर का स्टोरेज करने में हेल्प करता है. कॉलनकाइमा के जो सेल्स होते हैं ये कॉर्नर से थिक होते हैं ड्यू टू लिग्निन डिपोजिशन, इसलिए कारण ये आसानी से बेंड होने में हेल्प कर सकते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. तो मेन फंक्शन होता है कॉलनकाइमा का, दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, मैकेनिकल सपोर्ट एंड हेल्प इन द बेंडिंग विदाउट ब्रेकिंग. कोई भी जो टहनी होती है, लीफ, पेट्योल होते हैं, ये आसानी से बेंड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ कॉलनकाइमा और टूटते भी नहीं है जल्दी से. स्क्लेरेनकाइमा, जैसे आपको बताया था, सेल वॉल हार्ड होती है, रिजिड होती है, तो ये प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाने में हेल्प करते हैं. ज्यादातर ये स्टेम में पाए जाते हैं नियर द वेस्कुलर बंडल. वेस्कुलर बंडल जो न्यूट्रिएंट्स हैं, फूड है, उसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं. तो उनके ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उन्हें मैकेनिकल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है जो कि स्क्लेरेनकाइमा प्रोवाइड करता है. इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट एंड स्टेम. वेन्स जो होती हैं लीव्स में, आपने देखा होगा लीव्स के बीच बीच में इस तरह की वेन्स प्रेजेंट होती है, तो इन वेन्स के चारों तरफ भी स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू आपको देखने को मिलेगा. मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना इसका मेन फंक्शन है. एग्जाम्पल कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, जैसे कि हस्क ऑफ कोकोनट. जो आपने कोकोनट देखा होगा तो उसका ऊपर का जो हार्ड शेल होता है दैट इज द हस्क ऑफ कोकोनट. वॉलनट वगैरह देखे होंगे, आलमंड देखे होंगे, इनके जो नट्स के कवर होते हैं उनमें ये स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होता है. पैरेन्काइमा का ही स्मॉल मॉडिफिकेशन अगर हम देखें सिंपल परमानेंट टिश्यू का ही, तो एक होता है एपिडर्मिस, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट में. ये सिंगल लेयर होती है और सिंपल टिश्यू से बनी हुई होती है. इसमें जो सेल्स होते हैं वो सिंपल होते हैं, एक सिंगल लाइन में होते हैं. इनमें इंटरसेल्युलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता है जिसके कारण ये एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को. एरियल प्लांट की अगर बात करें, एरियल मतलब जो ऊपर के प्लांट्स और लीव्स होती हैं उनमें एपिडर्मिस में एक वैक्सी लेयर फॉर्म हो जाती है ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ क्यूटिन.
क्यूटिन का एक सिक्रीशन करता है एपिडर्मिस, जिसके कारण एक वैक्सी लेयर फॉर्म हो जाती है जो कि वाटर लॉस के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ मैकेनिकल इंजरी, मतलब कोई टूट जाता है या लग जाती है, उससे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। पैरासाइटिक इन्फेक्शन के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जैसे कोई फंगल एंट्री हो गई, बैक्टीरियल एंट्री हो गई, तो ये उसमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। स्टोमेटा, इसमें थोड़े थोड़े स्पेस पे पोर्स पाए जाते हैं और ये पोर्स हम कॉमनली नोन करते हैं स्टोमेटा के रूप में। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।